नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में ओवैसी की एंट्री। पटना विवि में करीब 20% छात्र मुस्लिम। महागठबंधन के उम्मीदवारों को हो सकती है मुश्किल। बिहार में मौत पर सबसे बड़ा मुआवजा। बीमा कंपनी ने दिए 1,85,00,000 रुपए। पत्नी ने किया था 2 करोड़ से ज्यादा का क्लेम। बाल संरक्षण समिति और चाइल्ड लाइन सलाहकार बोर्ड की बैठक। बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए स्कूलों में चलेगा जागरूकता अभियान। हड़ताली मोड़ से बोरिंग कैनाल तक फ्लाईओवर निर्माण के लिए कटेंगे 109 बड़े पेड़। छोटे होंगे शिफ्ट, रास्ता होगा साफ। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश और राज्य की राजनीति की झलक विश्वविद्यालय की राजनीति में भी देखने को मिलती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में। बिहार में जिस तरह से ओवैसी की राजनीतिक पार्टी AIMIM लगातार अपना प्रसार कर रही है, पहली बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जितने भी महागठबंधन के दलों के स्टूडेंट विंग है, उनका समीकरण AIMIM का स्टूडेंट विंग खराब कर सकता है। यदि वोट के लिहाज से बात करें तो पटना विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों की संख्या डिसाइडिंग फैक्टर है। AIMIM ने प्रयोग के तौर पर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में उपाध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार को उतारा है। पूरी तरह से राजनीति से ओत-प्रोत उपाध्यक्ष की कैंडिडेट सबा कुतुब अपना प्रचार प्रसार कर रही है। AIMIM ने छात्र संघ चुनाव में दोहरी राजनीति की है। एक तो मुस्लिम कैंडिडेट को उपाध्यक्ष पद के लिए उतारा है, इसके बाद वह कैंडिडेट लड़की है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में मुस्लिम छात्रों के जो वोटर है वह डिसाइडिंग फैक्टर है। 24,395 वोट वाले इस विश्वविद्यालय में लगभग 20% मुस्लिम छात्र पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। यदि वोट की संख्या देखें तो यह लगभग 4,200 वोट है जो AIMIM के वोटर हो सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय के दूसरे कैंडिडेट AIMIM के उतारे गए उम्मीदवार से सकते में है। मुस्लिम वोट का बंटवारा राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, NSUI, जाप और लेफ्ट के सभी छात्र संगठन उम्मीदवारों में हो जाता है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार उतरने से परेशानी बढ़ गई है। हालांकि महागठबंधन के उम्मीदवार इसे सिरे से नकारते हैं। NSUI और AISF के उपाध्यक्ष के संयुक्त उम्मीदवार मीर सरफराज कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव में जाति धर्म की बात नहीं होती। AIMIM उम्मीदवार उतारे हैं, उनकी सोच छोटी हो सकती है। हम अपने मसलों पर कायम हैं और यह चुनाव हम लोग जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ JDU छात्र संगठन के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि इस चुनाव में जाति धर्म की बात नहीं होती है। यूनिवर्सिटी का चुनाव इन सब से अलग है। हालांकि वह यह भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति की झलक यहां साफ तौर पर दिखती है, लेकिन वह ओवैसी की पार्टी का असर यूनिवर्सिटी चुनाव पर नहीं देखते। सड़क हादसे में जिस गाड़ी के धक्के से मौत हुई, उस गाड़ी का इंश्योरेंस करने वाली यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी ने मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 1,85,00,000 रुपए की रकम शनिवार को कोर्ट में सौंपी। इतना बड़ा मुआवजा देने का देश में संभवतः यह दूसरा और बिहार में अब तक का पहला मामला है। शनिवार को लोक अदालत के दौरान जिला जज
पांड्ये ने बताया कि इसके लिए कई बार इंश्योरेंस कंपनी और पीड़ित पक्ष की बैठक के बाद इतनी बड़ी रकम पर फैसला हुआ। मूल रूप से चैनपुर, सिवान के और वर्तमान में हाजीपुर सदर क्षेत्र के इस्माइलपुर में रहने वाले अक्षय कुमार सिंह के 30 वर्षीय पुत्र शशिकांत सिंह राजस्थान के भीलवाड़ा में रहते हैं। 18 अगस्त 2018 को एक ट्रक के धक्के से उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी ने हरियाणा के चौहान ट्रांसपोर्ट के मालिक रविंद्र सिंह चौहान के खिलाफ हाजीपुर कोर्ट में मुआवजे के लिए केस किया। पीड़िता ने 2,16,61,360 रुपये का क्लेम किया था। गौरतलब है कि इससे पहले मुंबई में एक कपड़ा व्यवसायी जमील शेख की मौत के बाद उसके परिवार को 4,13,00,000 रुपये मुआवजे के तौर पर मिले थे। दरअसल मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक डंपर ट्रक के मालिक और एक बीमा कंपनी को साकीनाका के रहने वाले 54 साल के कपड़ा व्यवसायी के परिवार को संयुक्त रूप से लगभग 4,13,00,000 रुपये का मुआवजा ब्याज समेत देने का आदेश किया था। इस तरह के हादसों में ट्रिब्यूनल या कोर्ट यह देखती है कि मृतक की आय हादसे के समय कितनी थी, उसकी उम्र क्या थी और उस परिवार के लिए कितने लोग उस पर आश्रित थे। इस मामले में शशिकांत उस वक्त मात्र 30 साल के थे। उस वक्त उनकी मासिक आय 1,05,000 रुपये थी। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी से इतनी बड़ी रकम मिली। खास बात यह भी थी कि हादसे के समय शशिकांत की पत्नी गर्भवती थी। पटना जिले के सभी स्कूलों में बाल यौन हिंसा रोकने के लिए अभियान चलेगा। इस दौरान बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक किया जाएगा। शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला बाल संरक्षण समिति और चाइल्ड लाइन सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष कुमार स्तुति ने कहा कि यौन शोषण से बच्चों को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। इसके लिए विद्यालयों में नियमित रूप से कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। इस पर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यौन शोषण से बच्चों को बचाने के लिए सभी विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस दौरान सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श से संबंधित एक पोस्टर का अनावरण किया गया। इसके साथ ही विद्यालयों में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अभियान चलाने की शुरुआत की गई। डीएम ने कहा कि बाल संरक्षण के प्रति समाज को संवेदनशील और जागरूक करने की आवश्यकता है। बच्चों की जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन के लिए सभी सतत प्रयत्नशील रहे। बाल देखरेख संस्थानों में आवासित बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों में कौशल विकास के लिए काम करें, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए प्लेसमेंट का अवसर उपलब्ध कराए। इस दौरान पुलिस, सिविल सोसाइटी, प्रशासन, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, कल्याण, किशोर न्याय परिषद, ICDS, श्रम एवं अन्य आपस में समन्वय स्थापित करके बाल संरक्षण के प्रति काम करने का निर्देश दिया। जिले में बाल श्रम और बाल विवाह को रोकने, बच्चों को नशे से बचाने, अनाथ और परित्यक्त बच्चों के अवैध दत्तक ग्रहण की रोकथाम के लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति को मजबूत किया जाएगा। डीएम ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सभी प्रखंडों में बाल संरक्षण समिति के गठन और ससमय बैठक कराने, अपने क्षेत्र में पढ़ने वाले बालिका गृह, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नियमित रूप से निरीक्षण करने, कोई भी गंभीर मामला आने पर तत्काल सूचना देने का निर्देश भी दिया। जिले की स्थिति देखें तो पटना जिले में संचालित 14 आश्रय गृहों में 832 बच्चे रह रहे हैं। पिछले 11 महीने में 1024 बच्चे को घर पहुंचाया गया है। वहीं 87 बच्चे को दत्तक ग्रहण संस्थानों में दिया गया है। वर्तमान में 1440 बच्चों को परवरिश योजना और 41 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिया जा रहा है। बीटा में बृहद आश्रय गृह का निर्माण कार्य चल रहा है। डीएम ने बाल संरक्षण इकाई के सहायक निर्देशक को ससमय काम पूरा कराने के लिए समय समय पर निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया। वही महत्वपूर्ण दिवसों, शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, महिला दिवस आदि के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष को आमंत्रित करके बच्चों का इंटरकनेक्शन कराने का निर्देश भी दिया। हड़ताली मोड़ से बोरिंग कैनाल रोड तक फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
यह फ्लाईओवर लोहिया पथ चक्र का हिस्सा होगा। इस फ्लाईओवर के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा पुराने पेड़ है। जिस हिस्से में फ्लाईओवर का निर्माण होना है उसमें 109 पुराने पेड़ हैं। इन पेड़ों को काटने की एनओसी वन विभाग के साथ ही अन्य एजेंसियों ने पुल विकास निगम को दे दी है। पेड़ काटे भी जाने लगे हैं। जो पेड़ छोटे और नए हैं उन्हें उखाड़कर अन्य जगहों पर लगाया जाएगा। इसके साथ ही बोरिंग रोड के ड्रेनेज सिस्टम को और भी बड़ी पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। ओवरहेड बिजली वायरों को भी हटाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हड़ताली मोड़ के पास 2 सरकारी भवनों को भी तोड़ना है। इन सभी कार्यों के पूरा होने के बाद फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू होगा। ड्रेनेज सिस्टम शिफ्ट करने के लिए अटल पथ की पश्चिमी सीवर लाइन्स बंद। चूंकि बोरिंग रोड में भी पथ चक्र के तहत फ्लाईओवर बनना है, इसलिए यहां के ड्रेनेज सिस्टम को बेली रोड के पार अटल पथ वाले हिस्से में शिफ्ट किया जाएगा। इसके चलते ही अटल पथ की पश्चिमी सर्विस लेन को 3 सप्ताह या करीब 20 दिन तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। लोहिया पथ चक्र से जुड़े अफसरों का कहना है कि बोरिंग रोड के ड्रेनेज की शिफ्टिंग के लिए निर्माण कार्य किए जाने हैं, इसलिए ही अटल पथ के सर्विस रोड को बंद किया गया है। लोहिया पथ चक्र फेज 2 को 3 हिस्सों में बनाने की प्लानिंग है। पहला हिस्सा दारोगा राय पथ स्थित विजिलेंस ऑफिस से हड़ताली मोड़ तक 350 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरा हिस्सा हड़ताली मोड़ से बोरिंग रोड तक पुल बनेगा, जो उसके पूरी जाने वाले चौराहे से पहले उतर जाएगा। इस पुल की लंबाई करीब 250 मीटर होगी। सर्विस रोड 2 लेन का होगा। तीसरे हिस्से में अटल पथ के नीचे से एक पुल शुरू होगा और बिहार म्यूजियम के पहले समाप्त होगा। अटल पथ के सर्विस लेन को वर्तमान की तुलना और भी बेहतर किया जाएगा। पुल निर्माण निगम दोनों ही सर्विस लेन की चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही इसकी कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने पर काम करेगा। अफसरों का कहना है कि दरोगा राय पथ से जब अंडरपास बेली रोड तक जाएगा तो अटल पथ के सर्विस लेन की उपयोगिता बढ़ जाएगी। यही कारण है कि अटल पथ के सर्विस लेन को डेवलप करने की प्लानिंग है। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में शनिवार शाम श्याम भजन संध्या महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के प्रमुख संतों के साथ बड़ी संख्या में श्याम बाबा के भक्तों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भजन संध्या में मशहूर गायक लखबीर सिंह लखा के साथ देश भर के प्रसिद्ध भजन गायकों ने प्रस्तुति दी। श्याम भजन संध्या समिति के सचिन यादव ने बताया कि पिछले 3 दिनों से विद्यानगर स्टेडियम में भजन संध्या के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। भजन संध्या के लिए कोलकाता, दिल्ली और राजस्थान के 40 से ज्यादा कारीगरों ने 24 घंटे में 51 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा खाटू श्याम जी का दरबार बनाया था, जिसे सजाने के लिए कोलकाता से खास फ्लाइट से आज ही 1 लाख रुपए के ऑर्किड, करदेशन, रजनीगंधा, अंथोरियम, सन ऑफ इंडिया, दाऊदी जैसे फूल जयपुर लाए गए थे। वहीं भजन संध्या में शामिल होने वाले भक्तों को घर छोड़ने और लाने के लिए भी 51 बसें लगाई गई थी, जो जयपुर के गली मोहल्ले से श्याम भक्तों को विद्यानगर स्टेडियम लेकर पहुंची। विद्यानगर स्टेडियम में आयोजित हुई भजन संध्या में बड़ी संख्या में बाबा श्याम के भक्त पहुंचे। ऐसे में प्रत्येक भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर सके, इसके लिए विशेष कॉरिडोर बनाया गया था, जिसके माध्यम से भक्त श्याम बाबा के दरबार तक पहुंचे और बाबा श्याम की अलौकिक झांकी के साथ ज्योत के दर्शन किए। वहीं पुराने कार्यक्रम के दौरान श्याम भक्तों पर लगातार ड्रोन से गुलाब के फूलों की बारिश भी की गई। श्याम भक्त संध्या से घर जाते वक्त भक्तों को देसी घी में बने लड्डू और बूंदी का प्रसाद भी दिया गया। श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि भजन संध्या में शामिल होने वाले हर भक्तों को 100 ग्राम बूंदी के लड्डू प्रसाद के रूप में दिए गए हैं। वहीं श्याम दरबार में रखी गई प्रतिमा टेंट हाउसों से वाले लेकर आए हैं, जिसे कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस टेंट वाले ही लेकर जाएंगे। कार्यक्रम आयोजन समिति के महासचिव डॉक्टर एसपी यादव ने बताया कि शाम खाटू धाम से लाई हुई जोत से जोत लगाकर भजन गायक पप्पू बेधड़क, प्रमोद त्रिपाठी, दास महेंद्र, रजनी मोगा और हवा सिंह हमराही गणेश वंदना से
भजन संध्या की शुरुआत हुई। इसके बाद 9 बजे से प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने अपने ग्रुप के साथ बाबा श्याम के भजनों पर प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर सभी भक्त झूमने पर मजबूर हो गए। वहीं इसके बाद देर रात सामूहिक सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। विद्यानगर स्टेडियम के आसपास 100 पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। इसके साथ ही 200 से ज्यादा वॉलंटियर्स की टीम पुलिस और प्रशासन की मदद कर रही थी। भजन संध्या में देश के प्रमुख संतों के साथ राजनेता और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 3 लड़कियां स्कूल से गायब हो गई। इससे स्कूल सहित पूरे इलाके में भारी हड़कंप मच गया। स्कूल स्टाफ ने लड़कियों की तलाश शुरू की। काफी देर बाद स्कूल ग्राउंड की झाड़ियों में तीनों के बैग मिले। बैग में बुक और स्कूल यूनिफॉर्म थी। इसकी जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। मामला अलवर जिले के बहरोड़ का है। बहरोड़ एसएचओ वीरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि तीनों लड़कियों की उम्र 13 से 14 साल है। तीनों एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। शनिवार सुबह रोज की तरह ये घर से स्कूल के लिए निकली थी। 9:30 बजे के करीब ये गायब हो गई। टीचर ने तीनों लड़कियों के साथ अनुपस्थित रहने पर उनके घर वालों को सूचना दी। घर वालों के पहुंचने से पहले स्कूल स्टाफ ने तीनों को ढूंढना शुरू कर दिया। ग्राउंड में उनके बैग मिले। बैग में स्कूल का ड्रेस और बुक थी। घर वालों ने स्कूल पहुंचने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। दोपहर 1 बजे पुलिस ने लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। शाम करीब 4 बजे तीनों लड़कियां एक लड़के के साथ मिल आई। महज 3 घंटे में तीनों छात्राओं को खोज निकाला। उन्हें CWC अलवर के सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 14 साल की लड़की 19 साल के युवक से फ्रेंडशिप में है। लड़के ने लड़की को बाइक पर घुमाने को बोला। लड़की ने 2 फ्रेंड्स को भी घूमने के लिए तैयार कर लिया। प्लान के मुताबिक घर से तीनों लड़कियां एक्स्ट्रा कपड़े लेकर स्कूल पहुंची। वहां ग्राउंड में झाड़ियों के पास लड़कियों ने कपड़े चेंज किए और बैग छुपाकर वहीं से लड़की के साथ बाइक पर निकल गई। लड़का पहले उन्हें मंदिर फिर होटल ले गया। एसएचओ ने बताया कि बैग में स्कूल यूनिफॉर्म मिले तो बहला फुसला कर ले जाने का शक हुआ। तुरंत ही बहरोड़ से जाने वाले सभी रास्तों पर लड़कियों और उन्हें बाइक पर ले जाने वाले युवक के बारे में पड़ताल की। पता चला कि बहरोड़ से करीब 6 किलोमीटर दूर एक गांव स्थित होटल पर इन लड़कियों को लड़के के साथ देखा गया है। पुलिस ने होटल पर दबिश दी, जहां से तीनों लड़कियां समेत आरोपी युवक पकड़ा गया। यहां पुलिस को होटल के कमरे में छात्राएं चाय पीती मिली। नाबालिग छात्राओं को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने वाले गांव जागुवास निवासी 19 साल के युवक विशाल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि युवक से पूछताछ में सामने आया कि वह जागुवास रोड पर एक मेडिकल शॉप कर काम करता है। दुकान से एक स्कूली छात्रा कई बार दवाएं खरीद कर ले जाती थी। इस दौरान उसकी जान पहचान हो गई। उसने उस छात्रा को एक दिन घूमने का ऑफर दे दिया। दोनों ने शनिवार को घूमने का प्लान बनाया था। तीनों लड़कियों को युवक पहले मनसा माता के मंदिर और फिर होटल में ले गया, जहां पर तीनों पकड़े गए। रुपयों के लेन देन को लेकर गांव मानकसर रोही में स्थित वाटर पार्क को लेकर 2 पक्षों में चल रहा विवाद
पुलिस मुख्यालय जयपुर तक पहुंचने के बाद बीकानेर रेंज आईडी ओम प्रकाश शनिवार को हनुमानगढ़ आए। उनसे कार सवारों पर हुई फायरिंग की घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज करने की मांग के संबंध में टिब्बी तहसील निवासी एक युवक ने भी आईजी से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार सुखकरण जो कि 26 साल के हैं और ओम बिश्नोई के पुत्र हैं, जो गांव गिलवाना पीएस टिब्बी के रहने वाले हैं। उसने बताया कि वह 5 नवंबर को अपने जीजा दीक्षांत गोदारा के साथ शाम करीब 6:40 पर हनुमानगढ़ से चौटाला की तरफ जाते समय रास्ते में गांव मानकसर के पास स्थित वाटर पार्क में कुछ खाने की सामग्री खरीदने के लिए रुका था। जैसे ही वे वाटर पार्क में पहुंचे तो वहां 3-4 लोग हथियारों के साथ खड़े थे। एक के पास पिस्टल और अन्य के पास देसी कट्टे थे। इन लोगों ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि वे खाने का सामान खरीदने आए हैं। तभी सामने से 30-40 जने धारदार हथियारों से लैस होकर आए और उन पर हमला कर दिया। इन लोगों ने उसकी कार के आगे और पीछे के शीशे, साइड डोर के विंडो ग्लास को तोड़कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह मामला जयपुर पहुंचने के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्रारंभिक तौर पर संगरिया थाना प्रभारी हनुमान राम को निलंबित कर दिया था। उनका मुख्यालय भरतपुर रखा गया है। आपको बता दें कि इस मामले में पिछले शनिवार को वाटर पार्क में फायरिंग की सूचना थी, लेकिन संगरिया पुलिस ने इसे अफवाह बताया। इस बीच वाटर पार्क में पहुंचे कुछ लोगों ने वहां लाठियां और हथियारों से लैस 200 से अधिक लोगों का जमावड़ा बताया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। इस बीच कोई सुनवाई नहीं होने पर मामले की शिकायत पुलिस मुख्यालय तक की गई, जिस पर पुलिस महानिर्देशक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले यहां विजिलेंस टीम भिजवाई, फिर सीआई को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारी भी शक के दायरे में हैं, जिन पर कार्रवाई हो सकती है। मामले में पीड़ित आतिश गर्ग का कहना है कि कुछ लोगों ने वाटर पार्क में उसके स्टाफ और आम जन को खदेड़ने की कोशिश करते हुए फायर किए थे। इससे 1-2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। घटना के बाद संगरिया पुलिस के अलावा उच्च अधिकारियों को गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वाटर पार्क संचालक आतिश गर्ग ने पिछले शनिवार को हुए विवाद के बाद पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में मदद की गुहार लगाई थी। इस बीच एक जनप्रतिनिधि ने तो खुद के नाम इकरारनामा होने की बात कहते हुए पुलिस अफसरों को इसमें मदद करने को भी कहा था, लेकिन अफसरों ने इसे उच्च स्तर का मामला बताते हुए जनप्रतिनिधि को इस मामले से दूर रहने की राय दे डाली। विपक्ष के एक बड़े नेता ने गुहार लगाई तो उन्होंने भी पुलिस अधिकारियों को कॉल किए, लेकिन पार नहीं पड़ी। इस बीच पीड़ित पक्ष ने जयपुर में डीजीपी से गुहार लगाई तो एक्शन शुरू हुआ। वाटर पार्क में फायर होने की घटना के दिन संगरिया पुलिस के अधिकारियों ने इसे अफवाह बताया था, लेकिन मौके पर 1-2 कार और टेम्पो में गोलियां लगने से शीशे टूट गए थे। मीडिया ने सीआई के निलंबन के बाद पड़ताल की तो एक कार का फोटो सामने आया, जिसमें गोली लगने के निशान के साथ ही शीशा टूटा नजर आ रहा है। यह साबित कर रहा है कि पुलिस अधिकारियों ने झूठ बोला था और घटनाक्रम का सच दबाने का प्रयास किया था। घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची एकाएक गायब हो गई। इसके बाद लड़की की तलाश में पुलिस ने करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। तब जाकर पता चला कि लड़की समीप के किसी घर में नन्हे बच्चे के साथ खेल रही है। तब जाकर पुलिस और परिवार ने राहत की सांस ली। मामला राजतालाब थाने का है। एएसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि चेतक कॉम्प्लेक्स के 3रे माले पर एक परिवार किराए पर रहता है, जहां मीना मणिलाल नाम की महिला उसके पति के साथ रहती है। गायब हुई लड़की मीना की 5 साल की भतीजी अक्षिता उर्फे बॉन्डी है। शाम के समय अक्षिता हमेशा की तरह कॉम्प्लेक्स से नीचे सड़क पर खेलने निकली थी। देर शाम उसकी बुआ उसे ढूंढने आई तो उसका अता पता नहीं चला। इस बीच लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पुलिस को भी मिली। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 1 घंटे बाद पता चला कि नीचे खेलते समय किसी नन्हे बच्चे से अक्षिता की दोस्ती हो गई थी। इसके बाद वह बच्चे के साथ उसके घर जाकर खेलने लगी। लोग इकट्ठा हुए तो पड़ोस में रहने वाले परिवार ने उत्सुकता से भीड़ का कारण पूछा तो पता चला कि लड़की की तलाश हो रही है। इसके बाद महिला ने लड़की को उसके परिवार को सौंपा। इसके बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली।
आपको बता दें कि अक्षिता यहाँ बुआ के साथ रहती है। यहाँ वह फर्स्ट क्लास में पढ़ रही है। वह मूलतः सेंगलापाड़ा थाना अंबापुरा की रहने वाली है, जिसके पिता का नाम कालूराम है। हाईवे नंबर 94 पर गांव 68/2 जीबी के पास स्थित अनुपमगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हरिराम मेघवाल के तनुश्री पेट्रोल पंप पर आज देर शाम 3 नकाबपोश युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। जानकारी के अनुसार मामला देर शाम करीब 6:30 बजे का है। घटना के वक्त पेट्रोल पंप का मालिक महेश मेघवाल किसी काम से श्री विजयनगर गया हुआ था। इस दौरान पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने लूट की सूचना पेट्रोल पंप के मालिक महेश मेघवाल और उसके पिता पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हरिराम मेघवाल को दी, जिस पर महेश का भाई कमलेश मेघवाल पेट्रोल पंप पर पहुंचा। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार तीनों बदमाश मोटरसाइकिल पर पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। इस दौरान उनमें से एक टॉयलेट के बहाने बाथरूम चला गया। इस दौरान पंप पर खड़े दोनों बदमाशों ने सेल्समैन को बातों में लगा लिया। बाइक पर बैठे युवक ने सेल्समैन से 200 रुपये का पेट्रोल बाइक में डलवाया। पेट्रोल डलवाते समय बाथरूम गया हुआ युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर आ गया और सेल्समैन के हाथ से लगभग 50,000 रुपये छीनकर सेल्समैन को नीचे गिराकर भाग गया। इस दौरान पास में खड़े दोनों युवक भी मौके से फरार हो गए। श्री विजयनगर की ओर फरार पेट्रोल पंप के मालिक महेश मेघवाल के भाई कमलेश मेघवाल ने बताया कि यह तीनों युवक कुछ देर तक पेट्रोल पंप पर खड़े होकर रेकी कर रहे थे और सेल्समैन में की गतिविधियों को ध्यान में रख रहे थे। कमलेश मेघवाल ने बताया कि यह तीनों युवक सेल्समैन के हाथों से लगभग 40 से 50,000 रुपये छीनकर श्री विजयनगर की ओर फरार हो गए हैं। पेट्रोल पंप पर हुई लूट की सूचना मिलने पर पुलिस उपाध्यक्ष जयदेव सिंह, अनुपमगढ़ थानाधिकारी फूलचंद शर्मा और रामसिंहपुर थाना अधिकारी दोलाराम पुलिस जाब्ते के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचे। पुलिस उपाध्यक्ष जयदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों युवकों की तलाश की जा रही है। युवकों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी भी करवाई गई है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।